Audio Jungle. Like and Odisha News. अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने दिल्ली के पदाधिकारी द्वारा कराई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जनहित याचिका दाखिल। 376 रुपये प्रतिदिन नागरिकों को कंपनसेशन देने की कही बात। प्रधानमंत्री व भारत सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने मांगे दिशा निर्देश। आज 15 अप्रैल को अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोरोना बंदी की वजह से भारत के लोगों के मूलभूत अधिकारों और मानव अधिकारों के उल्लंघन एवं उनको सुनिश्चित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक बड़ी विस्तृत पिटीशन केंद्रीय सचिवालय के देखरेख में दाखिल कराई। पिछले 18 दिनों से एपीआई के केंद्रीय सचिवालय द्वारा इस पर शांति से कार्य किया जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन की तमाम दिक्कतों की वजह से यह पिटीशन फाइल करने में 4 से 5 दिनों का विलंब हुआ। यह पिटीशन भारत के इतिहास में अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कोरोना बंदी की वजह से पूरा देश जहां लॉकडाउन है, वही 135 करोड़ भारतीयों में जिन नागरिकों की सरकारी कर्मचारियों की तरह महीने की वेतन नहीं है, ऐसे लगभग 100 करोड़ भारतीयों को 376 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से जो 41 दिनों का सीधे सीधे नुकसान हो रहा है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे लोगों में रोज कमाकर खाने वाले श्रमिक, मजदूर, स्वयं रोजगार, प्रोफेशनल, लघु व मध्यम उद्योजक इत्यादि शामिल है। उसी तरह देश की 54% आबादी यह कृषि पर निर्भर है और रबी और खरीफ की फसल की कटाई और तैयारी इस लॉकडाउन की वजह से सीधे तौर पर प्रभावित हो गई है। 8 करोड़ अंतर्राज्यीय श्रमिक व छोटे उद्योजक दूसरे राज्यों में फंसे पड़े हैं। उनकी जेब की राशि समाप्त हो गई है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उनके पास में किराया देना तो दूर, सब्जी भाजी, दूध, फल, फ्रूट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। इससे देश को 41,000 करोड़ रुपए का प्रति दिवस नुकसान हो रहा है, जो कि 3 मई तक 17 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जहां 10,000 से ऊपर कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और कई लोग टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए जाएंगे, वहीं सैकड़ों लोगों की मृत्यु भी इसमें हुई है और आगे भी होने की संभावना है। इन सभी परिस्थितियों के लिए इस याचिका में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष है, और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्रालय के सचिव, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तहत जवाबदेह है, उन सब के द्वारा 30 जनवरी 2020 से ही कोरोना की रोकथाम पर कारगर उपाय न उठाने की वजह से कोरोना देश में फैला और अब पूरे देशवासियों को इसकी मार को परोक्ष अपरोक्ष तौर पर झेलना पड़ रहा है। विदित हो कि 30 जनवरी 2020 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित किया था, जिसके मद्देनजर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री ने 48 घंटों के अंदर ही इसके रोकथाम की कारगर उपाय उठाने की शुरुआत करनी थी। ऐसा न करते हुए वे 24 मार्च तक इसको अनदेखा करते रहे। 1 लाख लोगों से ज़्यादा को 24 फरवरी को अहमदाबाद में भारत सरकार व गुजरात सरकार ने नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि न ध्यान में रखते हुए इकट्ठा किया। मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए हवाई जहाज से एमएलए को बेंगलोर व अन्य जगह भेजा गया। होली मिलन का कार्यक्रम होने दिया गया और अंततः 11 मार्च से इस पर प्रधानमंत्री के निर्देशन में भारत सरकार ने कदम उठाने शुरू किए। तब तक 14 लाख से ज़्यादा लोग विदेशों से हवाई जहाज व पानी जहाज़ों से भारत में आए, जिनकी विधिवत तौर पर कोई मेडिकल टेस्ट व एग्जामिनेशन नहीं की गई और इन कारणों की वजह से कोरोना बड़े पैमाने पर भारत में फैल गया और आज लॉकडाउन की वजह से लोगों की आजीविका समाप्त हो गई। वही उनकी छोटी मोटी जमा पूंजी समाप्त होने के कगार पर है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एवं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जवाबदार अथॉरिटीज़ ने यह काम जानबूझकर किया और डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी 2009 एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम 2005 की जानबूझकर अवहेलना की, जो कि एक बड़ी कानूनन बेजवाबदारी का कार्य है और इसलिए इन सब पर कानूनों के प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही भी की जाए। इस याचिका में प्रमुखतः निम्न चीज़ों की बातें कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 21, 19(1),
DG 14 व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून 1966 के ICCPR एवं ICESCR के उल्लंघन हेतु नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के तहत हर भारतीय जिसकी सरकारी वेतन सुनिश्चित नहीं एवं उसकी उम्र 18 से अधिक है उसे 376 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से लॉकडाउन के पूरे दिनों तक हर्जा दिया जाए। यह राशि सीधे तौर पर उनके बैंक खातों में एक पेन व एक आधार का नंबर मिलाकर जमा की जाए। 3 मई तक यह राशि 15,000 से अधिक होती है। जिन लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है उन लोगों की आयु बाकी कामकाज के सत्र के बचे हुए साल एवं सामाजिक मानसिक प्रताड़ना इत्यादि को देखकर 1 करोड़ तक का हर्जा न दिया जाए। जिन लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन करना पड़ा उन्हें भी शारीरिक और मानसिक तकलीफ के लिए कुछ राशि का हर्जा न दिया जाए। उपरोक्त तमाम राशि यह GST बढ़ाकर न वसूली जाए अपितु 10 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लोगों पर, उद्योगों पर, बड़े उद्योगों एवं उनकी संपत्ति व धार्मिक संस्थाओं पर 3 से 5% कोरोना टैक्स लगाकर रिकवर किया जाए। और यदि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसकी जवाबदेही कानूनन सुनिश्चित होती है तो इनकी आय से भी इसकी आंशिक रिकवरी की जाए एवं उन पर उचित कानूनी कार्यवाही हो। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को या तो विशेष ट्रेनों से उनके राज्यों और गांवों घरों तक पहुंचाया जाए या पूर्णतः वे जहां हैं वहीं उनकी सुविधा की जाए। 5 किलो गेहूं, चावल, 1 किलो दाल, तेल व शक्कर इत्यादि बगैर राशन कार्ड या आधार कार्ड देखे यदि जरूरी हो तो एक फार्म भरवाकर इलेक्शन की स्याही लगाकर प्रति व्यक्ति 1 या 2 रुपये में सब जरूरतमंदों को प्रति माह दी जाए, चाहे वह BPL में हो अथवा नहीं। कोरोना के बचाव व इसे जड़ से समाप्त करने हेतु तमाम वैज्ञानिक शोध व मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। धारा 144 व 188 के तहत जो छोटी मोटी केसेस राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई है उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। अंततः डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की संविधानिकता व वैधानिकता को टेस्ट किया जाए क्योंकि वह बहुत सारी गैर जरूरी शक्तियाँ अथॉरिटी व अधिकारियों को देता है। उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय से यह भी प्रार्थना की गई है कि वह संविधान का रक्षक होने के नाते उसकी यह संवैधानिक ड्यूटी है कि ऐसे घोर मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के समय वह तत्काल मूलभूत अधिकारों और मानव अधिकारों की रक्षा करे और अनुच्छेद 142 के तहत संपूर्ण न्याय करे। केंद्रीय सचिवालय ने यह भी जानकारी दी है कि कुछ राज्यों में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी जवाबदेह बनाने के लिए हाई कोर्ट में कुछ याचिकाएं दाखिल कराई जाएगी। समय आने पर इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। एनलाइटन न्यूज़ को केंद्रीय सचिवालय ने यह जानकारी को बगैर हाइप किए संविधान व कानून की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर जनहित में सार्वजनिक करने की सूचना दी है। हमारे मत से यह भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा पिटीशन है जो सभी नागरिकों के मानव अधिकारों व मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं भारत सरकार व राज्य सरकारों को बाध्य बनाने हेतु प्रयास करता है। जब इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय अपने विचार व निर्णय देगा तो भारत के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी दिशा बन सकती है। और API के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के गहन अध्ययन, ज्ञान विज्ञान, संविधान व मानव अधिकारों की पढ़ाई की गहनता प्रतिपादित होगी। यह एनलाइटन न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट है। तो आप बिल डायरेक्टली पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं टेबल कर सकते आज हमारे रूल्स के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन मैंने इसमें राइट टू सिटीजन्स बिल को प्रोविजन किया है कि भारत का कोई भी नागरिक चाहे वो MP हो या MLA नहीं हो, यदि उसको संविधान समझता है, कानून समझता है तो वो बिल बना के पार्लियामेंट को दे सकता है और पार्लियामेंट के ऊपर ये बाइंडिंग होगा कि वो टेबल करेगा उस बिल को। जो कमेटी है, जो पार्लियामेंट की कमेटी रहेगी वो उसको स्क्रूटनाइज करके उसको टेबल करेगी। इस व्यक्ति को केवल वोटिंग राइट नहीं होगा लेकिन पार्लियामेंट को इसको सुनना पड़ेगा। सिटीजन्स बिल का एक यूनिक प्रोविजन मैंने इसके अंदर में लाया है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा एडवांस प्रोविजन है। इसके साथ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में प्रिजनर्स के अधिकार, जिनको कन्विक्शन हुआ उनके अधिकार, जिनको कन्विक्शन नहीं हुआ उनके अधिकार, इस तरह के जो एडवांस राइट्स है वो लाया है। राइट टू लाइफ में राइट टू एनवायरनमेंट को इंक्लूड किया है। इसके साथ में जो है ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को एक्सपांड करने के साथ मैंने इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को एक्सपांड किया है। जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है, जैसे भूमिहीनों को भूमि का अधिकार,
अधिकार के रूप में आवास का अधिकार, उसके बाद साथ में आपका जो है एम्प्लॉयमेंट का अधिकार, इसके साथ में जो है वो फेयर रेम्यूनरेशन यानी मिनिमम वेजेस से अच्छे फेयर वेजेस का अधिकार, इसके साथ बच्चों के अधिकार, माताओं के अधिकार, पिताओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस के अधिकार, इस तरह के जो तमाम